चाइना इंडिया में बॉर्डर क्लैश हो ही जा रहा है और यूएस और चाइना की तो पहले से ही कोल्ड वॉर चल रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ कि यूएस ने अपने 3 जो एयरक्राफ्ट है वो वहां से गुजार दिए, लेकिन रिपोर्ट आ रही है कि यूएस ने अभी अभी ऐसा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहां पे शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम के साथ जो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है उसके खिलाफ अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। अब इससे क्या होगा कि वहाँ पे प्रेशराइज होगा और इस समय इंडिया पे एक बड़ा सुनहरा अवसर है, क्योंकि इंडिया के साथ इस समय पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग और अफ्रीका को अपने साथ मिलाने की ज़रूरत है। चाइना इस समय अलग थलग पड़ सकता है, क्योंकि चाइना का साथ इस समय पाकिस्तान के अलावा कोई देगा नहीं। और नेपाल जो अपने आप को ज़्यादा बन रहा है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, बोली 10 दिन लगेंगे नेपाल की गवर्नमेंट का तख्ता पलट करने में, जैसे रॉ एक्टिव हो गई ना वहाँ पे नेपाल में। तो कोई ज़्यादा काम नहीं होगा, क्योंकि नेपाल के जो लोग हैं ना वो अभी भी भारत के साथ है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ पे अभी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं नेपाल की गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल चाइना के हाथों बिक चुकी है। चाइना ने उसे एकदम खरीदे रखा है, वो उसके वहाँ पे जाके करते जो कुछ करते हैं। तो मैं कहता हूँ वहाँ की तख्ता पलट करना बेहद ज़रूरी है। और पाकिस्तान जो अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखा रहा है कि इंडिया के सोल्जर मर गए, वो कैजुअलिटी की बात कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स जो उसका माउथ पीस अखबार है, लेकिन वो अपनी और आंकड़े नहीं बता रहा, क्योंकि इंडिया के लोग हैं वो अपनी मदरलैंड, अपने फौजी जो यहाँ के हैं वो प्यार करते हैं, लेकिन जो चाइना के हैं वो तो एक एक बोने सैनिक है, मतलब खाते क्या है, मतलब कुछ भी, 4 पैरों के, मतलब उनके यहाँ पे कहावत भी है, कुछ भी खा सकते हैं, मतलब टेबल और कुर्सी को छोड़ के वो क्या मारेंगे, मतलब 4 फुटिया बोने। लेकिन लड़ाई कन्वर्शन वॉर होगी नहीं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि चाइना ने अलग टैक्टिक्स बनाएगा लड़ाई की। इस समय कंप्यूटर वॉर कर सकता है, लेजर वॉर कर सकता है, और इंडिया को पहले से अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इस बार लड़ाई के तौर तरीके बिल्कुल बदल जाएंगे। तो इंडिया पहले से काफ़ी अलर्ट रहे चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना के खिलाफ इस समय ग्लोबल रूप से उसे हर जगह अलग थलग किया जाना चाहिए, जैसे पाकिस्तान के साथ टैक्टिक्स करी थी। क्योंकि चाइना का तो पहले से ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन बिल्कुल कर रहे हैं, न्यूजीलैंड उसके खिलाफ है, क्वाड ग्रुप में एक डिसीजन लेना हो, ऐसा नहीं करना होगा। और रिक जो ग्रुप का इंडिया पार्ट है उससे एग्जिट मारना होगा, क्योंकि उसमें रशिया और चाइना, रशिया चाइना इस समय बिल्कुल साथ साथ है। अगर रशिया भारत के साथ मिला ले या यूएस अपने साथ मिला ले, ऐसा आज के डेट में होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को जब से एनेक्स किया है तो तब से पूरा यूरोप उसके अलग हो गया, क्योंकि यूरोपियन काउंसिल जो होता है, तो ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिक्स से भारत को एग्जिट मारना होगा। जो ब्रिक्स है जिसमें 5 देश है, ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया इंक्लूड है, उसमें उसमें इंडिया इंडिया और उसमें 2 ऐसे हैं, तो उसमें साउथ अफ्रीका और ब्राजील को अपने साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि दबदबा करना पड़ेगा ना। तो उसमें रशिया और जहाँ पे और G7 है, अब वो G10 बन रहा है, उसमें भी, उसमें तो पूरा का पूरा चाइना के अगेंस्ट ही होगा। तो ऐसे में क्या करना है, और भारत बहुत सारे ग्रुपों का ऐसे में पार्ट है G20, जहाँ पे चाइना और इंडिया ने इतना, और इंडिया में एक वो चल रहा है कि हैशटैग चला पड़ा है कि बाइकआउट करो चाइना के प्रोडक्ट का। तो बाइकआउट तो सब करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चाइना के बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा। मतलब ये जिस फोन में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी चाइना का ही है वैसे देखा जाए तो। और चाइना, क्योंकि इंडिया पे ऑप्शन नहीं है, इंडिया कहाँ का खरीदेगा सामान, जापान का खरीदेगा, जर्मनी का खरीदेगा, यूएस का खरीदेगा, या कोरिया का खरीदेगा। टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी आती है, क्योंकि चाइना है वो चीप लेवल की टेक्नोलॉजी बनता है और डंपिंग करता है। पूरे एशिया में, अफ्रीका में, हर जगह उसी का माल बिक रहा है छोटे लेवल पे। एलईडी से लेके वो सब कुछ बेचता है। एक टाइम की बात होती थी जब इंडिया को वेस्टर्न वर्ल्ड कहता था साफ सपोर्ट का देश, और चाइना को कहता था झुग्गी झोपड़ियों का देश। लेकिन आज जो झुग्गी झोपड़ियों का भी नहीं रहा, आज तो चाइना पूरे बहुत विशाल देश है, क्योंकि वो यूएस को टक्कर दे रहा है। यूएस चाहता नहीं है कि वो सुप्रीम पावर कम हो उसके, वो पहले की तरह उसका प्रभुत्व बना रहे, दबदबा बना रहे। तो चाइना को टैकल करना इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि चाइना जो हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है, उसकी पॉलिसी क्या है, 3 स्टेप फॉरवर्ड बन और 1 इंच जमीन वो दुनिया की ले लेता। उसके साथ मंगोलिया के इशू है, नीचे उसके साथ जाओगे तो वियतनाम के साथ बहुत सारे बाउंड्री इशू है, जापान के साथ इशू है, इंक्लूडिंग रशिया के साथ भी उसके बाउंड्री इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हर किसी पे अपनी बाउंड्री इशू लगाता रहता है। यहाँ तक कि अभी आप देख रहे हो कि इंडिया के 4 स्टेट है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और
लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके साथ वो विवाद करता रहता है जब समय समय पर, और वो अपने कभी उसको सुलझाता नहीं है। वो हमेशा दूसरों की बाउंड्री, हमेशा जमीन कब्जाने पे लगा रहता है, क्योंकि वो माफिया है इंटरनेशनल तौर पे। उसने हर जगह की जमीन ले रखी है। पहले चाइना इतना नहीं था, और उसका वन बेल्ट वन रोड इशू जो है उसमें इंडिया पार्ट नहीं है, तो उसे वैसे ही उसको वो लग रहा है कि जो उसका पुराना रेशम मार्ग था वो इंडिया से होते हुए, मतलब इंडिया उसमें करता था, मतलब एक तरीके की दलाली। और सारी दुनिया को इंडिया का मालूम था जब वो रेशम मार्ग चलता था। तो इंडिया उसका बहुत बड़ा क्योंकि तब पुराने जमाने में 25% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंडिया का था और 30% चाइना का था। लेकिन आज चाइना काफी आगे निकल गया, इंडिया पीछे। तो इंडिया को करना क्या, इंडिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इस्टेब्लिश करने, इंडिया में कानून ऐसे बनाने की मैन्युफैक्चरिंग लग सके, क्योंकि आज सारी वेस्टर्न कंपनियां चाइना छोड़ के, जब से कोविड केस हुए, कोरोना वायरस जो चाइना से निकल के आया है, और इंडिया को एक सख्त फैसला देना होगा। अभी भी प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है मोदी जी ने, उसमें चाइना के अगेंस्ट इतना दिखाया नहीं है। मतलब सोल्जर के वो तो 20 शहीद हुए हैं, उसका तो हर कोई कह रहा है, लेकिन चाइना के अगेंस्ट जो डिसीजन होना है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि चाइना हमारे खिलाफ करता रहे और हम चाइना के अगेंस्ट बिल्कुल बोले ही ना। चाइना ने हमारे 20 लिए, तो हमें उसके मतलब कुछ जमीन लिए गोलान वैली में, तो हमें भी उसकी कुछ जमीन कहीं से लेनी पड़ेगी, तभी टेबल टॉक होगा। और युद्ध आखिरी रास्ता है, मतलब कहते कि युद्ध से कुछ समाधान नहीं मिलता, लेकिन जब तक टेबल टॉक हो नहीं रही, तो एक थ्योरी आती है यथार्थवाद में कि सबसे जो आखिरी में फैसला होता है युद्ध ही होता है, फिर बाद में टेबल पे तो आना ही होता है, मतलब चर्चा तो टेबल पे ही होती है। लेकिन भारत के देश के लोग अपने मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाइना के नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है वो पार्टी की सेना है वहाँ पे। लेकिन इंडिया के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। तो उनके चाइना में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि चाइना में तो खुद ऑक्यूपाइड करा हुआ है, कोई किसी की जमीन है। हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, शिनजियांग को पूरा सर्विलांस के थ्रू उन्होंने मतलब नजर रखते, मॉनिटरिंग करते। तो वहाँ पे है क्या, तिब्बत पूरा फ्री स्टेट होना चाहिए, फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री होनी चाहिए, जिसके पाकिस्तान जितनी लैंड है उसे, मतलब कुछ हमारे पुराने पॉलिटिशियन और कांग्रेस पार्टी की गलतियां रही हैं, उसका खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। और पाकिस्तान हमेशा टू फ्रंट की लड़ाई की बात करता है, क्योंकि चाइना अटैक करेगा, पाकिस्तान एकदम से अटैक करने के फिराक में। तो इंडिया को सबक सिखाना होगा, 4 युद्ध हार चुका है, लेकिन इंडिया ने कभी उसका विनाश नहीं किया। लेकिन वही हाल होगा जो पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद घोड़ी ने किया। वो गजवाए हिंद की बात करते हो, नुसरत शाह वली की वो जो थे उनकी बात करते हैं। तो हमें इंडिया को सबक सिखाना होगा, पूरे पाकिस्तान को कोलैप्स करना पड़ेगा, तभी अखंड भारत का सपना बनेगा। अखंड भारत बनाना है, ग्रेटर इंडिया बनाना है, तो उसके लिए पाकिस्तान पूरा डिस्ट्रॉय होना बेहद जरूरी है, तभी हम वहाँ पे कर सकते हैं, वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल है। और नेपाल हमें आग दिखा रहा है, जबकि नेपाल और हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल के लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे वहाँ पे जाते हैं, व्यापार करते हैं, एक दूसरे से संबंध है। मेरे भी कई दोस्त हैं नेपाली, तो बात होती है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, हमारे दोनों के बीच में सांस्कृतिक संबंध इतने स्ट्रांग है कि लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट आ चुकी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट हमारे में लेफ्टिस्ट आ जाए, सीपीआई की गवर्नमेंट आ जाए, तो वो भी चाइना का साथ ही देगी। तो ऐसे में मैं नेपाल के लोगों के साथ पूरी सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन जो नेपाल की गवर्नमेंट है वहाँ पे विरोध होना बिल्कुल जरूरी है, और उनका तख्ता पलट करना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो प्रचंडा थे, प्रचंडा हो चाहे ये ओली हो, ये दोनों के दोनों मतलब ये चाइना के परस्त। और श्रीलंका में भी इस समय देखा जाए तो वो भी आ सकता है, क्योंकि नीचे श्रीलंका में जो सरकार है महिंदा राजपक्षे के भाई की, वह भी चाइना परस्त है, मतलब वो भी कम्युनिस्ट रिजीम है। क्योंकि उनका तो हरमन टोटा एयरपोर्ट को 99 ईयर के साथ वो कर लिया, रिलीज कर दिया। वो वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, अपने शिप लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सबमरीन वमरीन। तो श्रीलंका ऑलरेडी है, और बांग्लादेश इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि बांग्लादेश चारों तरफ से इंडिया से घिरा पड़ा है ना। तो इन्वेस्टमेंट इतना चाइना ने कर रखा है, डेथ क्राइसिस में इतना फंसा रखा है सारी दुनिया को, अफ्रीका के इतने सारे कंट्री छोटे छोटे, मतलब इतना लोन देता है, इतना लोन देता है, चुका नहीं पाते। तो इस समय चाइना के अगेंस्ट पूरी दुनिया में गुस्सा है, और चाइना को खिलाफ पूरी दुनिया से उसे अलग थलग करना बेहद जरूरी है। जो वर्ल्ड ट्रेड से का पार्ट तो है, लेकिन वो अपने देश में किसी और देश की कंपनियों को आने नहीं देता, चाहे यूट्यूब हो चाहे टिकटॉक। वो अपने टिकटॉक विकटॉक पूरी दुनिया में फैलाता है, लेकिन वो दूसरे दुनिया के जैसे यूट्यूब फेसबुक
वो अपने देश में नहीं यूज करने देता। तो ये उसकी पॉलिसी है, उसका पूरा वायलेंस करता है वो सारी दुनिया में। तो चाइना के अगेंस्ट एक रिजीम चला पड़ा है और इस समय सारी दुनिया में गुस्सा है कि चाइना ने ऐसा किया है, चाइना ने ये किया है। तो चाइना की जो वहाँ पे डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, जो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ था 1989 में, जो उन्होंने इतने मार्च लेवल पे मारा, और हिटलर की बात करते हैं, हिटलर ने 60 लाख ज्यूज को मारा, लेकिन जो इनके प्रमुख लीडर है माओ जेडोंग, उन्होंने तो इतने लोगों को मारा उसकी कोई बात ही नहीं करता। मतलब 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मारा है। और इनके शी जिनपिंग की सरकार ने कितनों को कोरोना वायरस से मार दिया कि किसी को पता ही नहीं, आंकड़े वो देते ही नहीं, वो अपने आंकड़े मतलब सबको छुपा के रखते हैं। मतलब ऐसा कुछ कहते कि 2 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वायरस में भी चाइना के लोग मर चुके हैं। तो चाइना के अगेंस्ट एक रिजीम है और एक ऑप्शन बनना बेहद जरूरी है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि जब तक हम कोई भी देश अपने यहाँ पे तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में प्रोटेस्ट पहले से चलते थे चाइना के अगेंस्ट, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने मोदी सरकार ही काफ़ी बार चाइना गई और इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे ऐसे एग्रीमेंट करा दिए, लेकिन जो इंडिया के जो लोकल बिजनेसमैन थे, किसान थे, वो हमेशा विरोध करते थे। उसे कभी मीडिया ने भी इतना नहीं दिखाया जो आज दिखा रहे हैं कि चाइना का बाइकआउट करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। इंडियन क्रिकेट टीम खुद ओप्पो वीवो का लोगो लगाती है, कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो चाइनीज उससे कराते हैं, कौन बनेगा वीवो वीवो। तो बहुत जगहों पे आईपीएल है, वो पूरा का पूरा वो कराते हैं वीवो। तो चाइना का रोल बहुत अलग है। पेटीएम में इन्वेस्टमेंट है, आज भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में चाइना का इन्वेस्टमेंट है, उसे कम कैसे किया जाए, क्योंकि पड़ोसी नेबरिंग कंट्री का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होना, वो भी जो इंडिया के बिल्कुल एनिमी है, 2 कंट्री पाकिस्तान और चाइना। तो क्या क्या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आज मेक इन इंडिया का मतलब ये हो गया कि उसमें इन्वेस्टमेंट चाइना ही करेगा। मतलब पूरी इतना कोई देश नहीं करता। और पहले इंडिया उसके साथ ट्रेड इनबैलेंस में, इतना इनबैलेंस ट्रेड कभी हो नहीं सकता, और चाइना के साथ हम पूरा बाइकआउट कर देते हैं उसके प्रोडक्ट का, तो इंडिया भी काफ़ी एक टैकेट पीछे जा सकता है। तो इंडिया को ऑप्शन रखना पड़ेगा। जैसे इंडिया में कुछ साबुन वाबुन का प्रोडक्ट का पतंजलि ने ऑप्शन दिया, तो ऐसे इस प्रकार टेक्नोलॉजी में एक ऑप्शन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चाइना को जब तक ऑप्शन नहीं बना पाएंगे हम, तब तक हमें चाइना पे ही रिलायबल रहना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है इंडिया में कि इंडिया में भी, क्योंकि बेरोजगारी है इंडिया में भी। हर कोई कोई कहते हैं कि चाइना, हर कोई इसी का ना एक ऑप्शन रहता है, टिकटॉक को बंद कर दो। टिकटॉक के बंद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि टिकटॉक, उसके अलावा भी चाइना के फ़ोन है, सारी चीज़ें चाइना की आती है, जो वायर आती है बिजली की, सब चाइना की इन्वेस्टमेंट। पेटीएम जो यूज करते हैं हम, शेरिट, हेलो, हर चीज़ चाइना की आज देखा जाए। आज 25% से ज़्यादा, 30% से ज़्यादा तो चाइना का ही डंप होता है इंडिया में माल। और उसका सबसे बड़ी मार्केट चाइना की देखा जाए तो इंडिया में स्टैचू ऑफ जो मूर्ति बनाई सरदार पटेल की, वो भी चाइना ने करी। तो इंडिया में जो मेट्रो का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें भी चाइना का काफ़ी पैसा है। जापान ने भी करा है, लेकिन चाइना का भी उसमें आजकल हो रहा है, मतलब जो नहीं आ रहे हैं। तो क्या क्या किया जाए कि चाइना को कैसे टैकल करना है, क्या करना है। तो चाइना के सबसे पहले उसकी मार्केट को कोलैप्स करना बेहद जरूरी है। जब तक उसके इकोनॉमी आगे बढ़ती रहेगी तो चाइना कभी कोलैप्स नहीं करेगा। उसकी अभी मार्केट डाउन है कोरोना वायरस के चलते, और वहाँ से कंपनियां विड्रॉल करना चाहती है। तो चाइना के अगेंस्ट एक रिजीम चला हुआ है, तो उसे बरकरार करना पड़ेगा। यूएस बिल्कुल अगेंस्ट है, जर्मनी बिल्कुल अगेंस्ट है चाइना के, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अगेंस्ट है, लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है वही उसके इतना सख्त खिलाफ नहीं बोल पाती आज भी। जो इंडिया में जो लोकल किसान थे, वो पहले से चाइना का विरोध करते थे। कभी टीवी चैनल मीडिया ने कभी इस बात को रिपोर्ट करना दिखाया नहीं, क्योंकि वो आते थे इंडिया के जो लोकल बिजनेसमैन होते थे, जो लोकल टॉयज मार्केट का उदाहरण ले सकते हैं, जो खिलौना बनाते थे, चाहे बैग बनाते थे, तो उनके तो कभी प्रोडक्ट बिकते नहीं थे। तो इंडिया को सबसे पहले तो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस पर सब्सिडी लगानी बेहद जरूरी है, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मतलब इंडिया के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ तो करना होगा इंडिया की गवर्नमेंट को। तो इंडिया में जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन्हें काफ़ी मात्रा में सब्सिडी लगाए। और जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है, जो अलग अलग रास्तों से आते हैं, अलग अलग रूट से आते हैं, जो फ्री ट्रेड का वो बनाते हैं, इंडिया ने अच्छा किया SU का पार्ट नहीं बनाना, तो उसमें तो फ्री एग्रीमेंट हो जाते। तो तो ऐसे जो वहाँ से आते हैं चाइना से प्रोडक्ट, उसमें काफ़ी टैरिफ लगाना चाहिए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था 4 साल में, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ ट्रेड इनबैलेंस में उसमें काफ़ी नुकसान पहुँचा है चाइना को। तो ऐसे ये मोदी सरकार को करना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा इतना किया नहीं क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती तो नेहरू कांग्रेस गवर्नमेंट की है, लेकिन मोदी सरकार ने भी ऐसा कुछ अभी तक किया नहीं है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और इंडिया को जो मैं बता चुका हूँ कि
ये पूरा गजवा हिंद का वो चल रहा हो, और इंडिया में कश्मीर का इशू चलाते हैं हमेशा, कश्मीर में ये हो रहा है मानव ह्यूमन राइट, हमेशा ट्विटर पे हैशटैग चला देंगे कि फोटो लगा देंगे फिलिस्तीनों के दिखाएंगे, यहाँ के दिखाएंगे, कहीं के भी फोटो लगा देंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि ये तो हमारे देश में इतना कुछ हो रहा है। मैंने कितने देखे सीरिया की फोटो लगा देते हैं और मुस्लिमों को दिखाते हैं कि ये तुम्हारे देश में हो रहा है, जबकि उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ट्विटर हैंडल पे सारे नाम ज़्यादातर पाकिस्तान से होते हैं ऑपरेट, और इंडिया के उसको दिखाए जाते हैं तो उनका वो आ जाता है। मतलब तो क्या क्या इंडिया को बहुत रूप से लड़ाई लड़नी है और अच्छे से आगे बढ़ना है, तो इंडिया को इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले कैसे बढ़ाई जाए, और इंडिया के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से रोजगार मिलेगा, क्योंकि इंडिया पे भी अभी काफ़ी जब से कोरोना वायरस है काफ़ी लोगों का रोजगार छीन गया है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगते हैं तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडिया तरक्की करेगा और इंडिया हब बन सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि इंडिया का माल क्वालिटी का बनाता है, क्वांटिटी का भी बनाता है साथ में। प्राइस बेशक इतना अच्छा हो, पुराने ज़माने में क्या होता था कि इंडिया का माल इतना अच्छे तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में था कि जैसे एक साड़ी बनाता था तो सोने को एक तरफ सोना रखते थे तराजू में और एक तरफ इंडिया का माल जाता था, तो इतने इंडिया के कारीगर कुशल थे हमारे पुराने वास्तुकला। मतलब आज चाइना को देखा जाए तो चाइना को चाइना नाम इंडिया ने दिया, मतलब संस्कृत का शब्द है ची। चाइना को लड़ना हमने सिखाया, जो बौद्ध रमन आए थे उन्होंने उन्हें लड़ना सिखाया, आयुर्वेद हमसे सीखा, और जो शेलोंग मंक होते जो लड़ते कुफू वूफू मार्शल आर्ट वो इंडिया ने सिखाया, और उन्हें जो रेगोनाइज किया वो नेहरू ने किया, चाइना जो अभी का है। और वीटो पावर हमने दिलाई, और चाइना आज हमें आके दिखा रहा है, ऐसा क्यों है? और चाइना देखा जाए तो हमने अपनी संस्कृति को भूल गए बिल्कुल। चाइना आज भी अपने वो आयुर्वेद को करता है, लेकिन इंडिया अपने कल्चर को ऐसे गाली देते हैं, इंडियन लोग कहते हैं कि इंडिया में कुछ रखा ही नहीं है तो फालतू की किताबें। देखा जाए जर्मनी ने हमारी किताबों का सही से अध्ययन करा और उसका नए नए नाम दे के मॉडर्न वर्ल्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री और मॉडर्न साइंस और ये क्या बोलते हैं मेडिसिन में काफ़ी अच्छा प्रयोग किया। मैक्स मूलर जर्मनी के थे, तो इंडिया अपने कल्चर को इतना वो नहीं करता है। इंडिया सोचता है कि मॉडर्न मॉडर्न किताबें मॉडर्न से यहाँ से ले लिया यहाँ से ले लिया, लेकिन इंडिया की किताबों में बहुत कुछ है, वेदों में अभी भी मैं कहूँगा बहुत कुछ है, और मॉडर्न शिक्षा को अप्रोच करना पड़ेगा साथ में। और इंडिया की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इंडिया ने कभी अपने भाषा सीखने की कोशिश नहीं करी। जब तक हमारी एक गीता थी जिसने मतलब हर एक भाषा में आई है, मतलब लेकिन इंडिया को एक नया रिजिम चलाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हमारी ओल्ड टेस्ट है, जितने भी हमारी कथा वथाएं, इन सबको हमें हर लैंग्वेज में सीख के दूसरी दुनिया पे फैलाना पड़ेगा। चाहे जर्मनी में सीख, जर्मनी अरबिक या जितने भी ट्रांसलेशन है वेदों का हर लैंग्वेज में होना बेहद जरूरी है, ताकि हम दूसरों तक अपनी संस्कृति कल्चर फैला सके। फूड हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, हमारी जितनी भी चीज़ें कही हैं वो दूसरों ने बड़े आसानी से अपनाई है। चाहे आप देख सकते हो आज यूरोप के, हमारे यहाँ पे कपड़े छोटे हो रहे हैं लेकिन यूरोप में आज साड़ी पहन रही हैं वहाँ की लड़कियाँ, तो ये बहुत अच्छी है। हमारे जैसे इस्कॉन हरे कृष्णा हरे रामा, एक गीता का आप देख सकते हो कितना बढ़ चढ़ कर दिखाया गया, लेकिन इंडिया इतना कुछ करता ही नहीं ना। भाषा को हम सोचते हैं अपनी भाषा सीखें, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा मतलब हर भाषा में, क्योंकि उनकी जो बाइबल और कुरान है वो हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट है, इंडिया की किताबें नहीं है। तो इंडिया को आगे करने के लिए, इंडिया को चीज़ों को अपनाने के लिए हर भाषा में अपने वो बनाने पड़ेंगे, और इंडिया को एक नया मतलब विश्व गुरु फिर से बनना है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। विश्व गुरु तब तक कभी भी नहीं बन सकता जब तक वो अपनी संस्कृति पर नाच करे, लाज ना करे। एक भारत की और चाइना की सभ्यता ये जो हड़प्पा के बाद भी अभी तक जिंदा है, बाकी सारी सभ्यता डिक्लाइन हो गई है, चाहे बेबीलोन की हो, चाहे मेसोपोटामिया की, चाहे इजिप्ट की हो, चाहे ये एजेटा को या इक्का सभ्यता हो, मायन सभ्यता हो, सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई है। लेकिन चाइना की भी जो उनकी थी, और इंडिया की जो है हड़प्पन, क्योंकि हड़प्पन सभ्यता पूरी तरीके से डिक्लाइन नहीं हुई, संस्कृति आज भी मौजूद है। हो सकता है उस कुछ एरिया की हो गई हो, लेकिन कुछ लोग साउथ में आ गए हो, तो इंडिया की संस्कृति आज भी बची पड़ी है। तो इंडिया ये जिसने अपना वो अभी तक नहीं मिटा, सारी हस्तियां मिट गई हैं लेकिन कुछ एरिया में ही है, लेकिन आगे हमारी हस्ती मिट सकती है ऐसे ही चलते रहे। तो हमें अपने संस्कृति को भी बचाना होगा, और अपने आप को पहले की तरह जैसे सुपर पावर देखना चाहते थे, हम सुपर पावर पहले तभी थे जब हमारा बिजनेस काफ़ी आगे था, मतलब हमारे व्यापार के केंद्र थे बहुत बड़े बड़े। तो जब तक हम व्यापार में मतलब बराबरी का नहीं करेंगे, अभी तो हम बराबरी के बहुत पीछे हैं, अभी हमें बराबरी में पहुंचना है, फिर दुनिया से आगे निकलना पड़ेगा,
तभी हम आगे पहुंच पाएंगे, लेकिन ऐसा कर ही नहीं रहे इंडिया के लोग इसलिए काफ़ी पीछे हैं इस समय। इंडिया के लोग हर चीज़, मतलब इंडिया जैसे मिल्क में ही करता है तो दूध में कितना पीछे, मतलब इंडिया के लोग दूध जो करते हैं वो अपने देश तक ही सीमित है, दूसरे तक बेच ही नहीं सकते, आबादी इतनी ज़्यादा है। लेकिन इंडिया में जो सही से चीज़ें नहीं समझाई जाती वो ये है कि इंडिया के लोग चींटी को भी हमने कितनी हमारी संस्कृति सबसे महान थी, हमने चींटी को भी आटा देते हैं, चिड़िया को हम दाना देते हैं, गाय को हम रोटी देते हैं, सूरज को हम जल चढ़ाते हैं। हमारी तो बिल्कुल हम नेचर से सबसे ज़्यादा कनेक्ट है, और हमें सिखाते हैं कि हम नेचर के खिलाफ हैं। हमने जितना नेचर के करीब सनातन धर्म सत्य है, सनातन संस्कृति परंपरा है, उतना कोई भी धर्म है ही नहीं। हमने जितना नेचर के अगेंस्ट है, हम पीपल को में धागा बांधते उसको, लेकिन उसका मतलब नहीं बताते वो 24/7 ऑक्सीजन देता है, ये कारण है। तुलसी के हम शुरू से करते हैं, लेकिन तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। तो लेकिन हमने अपनी संस्कृति का कभी प्रचार प्रसार इस तरीके से किया ही नहीं, और वही वेस्टर्न वर्ल्ड है वही उसको आगे करता है, और इंडिया की टर्मरिक को अपना बता के मतलब वो कर देता है, बेचता है पूरी दुनिया को। आज योग देखा जाए तो योगा इंडिया से आया, लेकिन सबसे ज़्यादा यूएस में देखोगे तो उन्होंने नए नए टर्म्स निकाल दिए योगा के, वो कर रहे हैं इंडियन, और इंडियन लोग योगा नहीं कर रहे। ये मतलब योगा डे आने वाला है 21 तारीख को, 2 दिन बचे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इंडिया का जो कल्चर है वो सबसे महान विरासत है, और उसे अपने विरासत को फिर से करना पड़ेगा, लेकिन साथ में जो साइंटिफिक और रिसर्च डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इंडिया का जो कि बजट है ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट बजट देती नहीं है साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जो कि जिस कंट्री का होगा नहीं वो आगे पिछड़ जाएगी, क्योंकि आगे का फ्यूचर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का है, लेजर का है, बायोनिक आइस का है। तो इन पे काम हो नहीं रहा इंडिया में आज भी बात करते हैं साहित्य की, लेकिन साथ में हम आज भी हम दूसरों की कॉपी करते हैं, लेकिन चाइना तो उसका मास्टर है कॉपी क्लोन करने का, पूरी दुनिया की चीप चीज़ें करता है और अपने देश में कॉपी क्लोन बनाता है, उसका अपना तो कुछ होता नहीं है। चाइना का कोई खोज वो डिस्कवर बहुत कम खोजें होती है, लेकिन इंडिया की तो उससे भी कम होती है। इंडिया ने तो रिसर्च डेवलपमेंट में काम ही मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। छोटे छोटे देश साउथ कोरिया, जापान इतना अच्छा काम करते, सीखने की ज़रूरत है सिंगापुर जैसे देश से इंडिया को, कि कैसे सिंगापुर इतना महान बन गया, क्योंकि उनमें एक इच्छा शक्ति थी, दृढ़ संकल्प था। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इंडिया इसलिए पिछड़ रहा है। और इंडिया रक्षात्मक रवैया अपनाता है, अपने दुश्मनों को छोड़ देता है, माफ कर देता है, लेकिन ये हमेशा रक्षात्मक रवैया अपनाना घातक सिद्ध हो सकता है। हमने इतिहास से कभी सबक नहीं सीखा। मोहम्मद गौरी आक्रमण करता रहा, पृथ्वीराज चौहान छोड़ते रहे, तो खामियाजा एक दिन युद्ध हारना पड़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान हमेशा वो तो करता रहेगा, उसका काम है, वो जब तक जीतेगा नहीं वो तब तक वो करता रहेगा, और एक बार गजवाए हिंद को जब जीतेगा वो गजवाए हिंद कर देगा, सबका खत्म, फिनिश। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान को खुद को अपना वजूद नहीं पता आज के डेट में। उनका जो राष्ट्रीय गान है वो पश्तून लैंग्वेज में, और जो उसका अभी तक वो अरबों की पूजा करता था, सोचता था तलवार के दम पे सलवार, इन्होंने अरबों ने उतारी, अब उसे पता चल रहा है नहीं नहीं टर्की ने उतारी है। जब से वो ड्रामा आया एर्तुगल गाजी, तो उसे लग रहा है नहीं नहीं ये सब तो काम हमारे टर्की वालों ने किया। उसे और लाइफ स्टाइल चाहिए उन्हें यूरोपियन, तो उनका तो कुछ है नहीं, और वो प्रोपेगेंडा चलाते इंडिया में, मतलब इंडिया में मुस्लिमों के साथ अन्याय, और अपने देश में नहीं देखते पाकिस्तान में। मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे बुद्धिस्ट कम्युनिटी हो, जैन हो, हिंदू हो, वहाँ पे क्या हाल है, तो वहाँ पे 1% भी नहीं है कुल मिला के, मतलब 98% से ज़्यादा है मुस्लिम आबादी, और अपने अपने धर्म में अपनों को मारता है। मतलब इंडिया में इतने सूफी जब मैं इंडिया में पूरे 72 फिरके मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे तो मतलब एक कट्टर सोच है। जितनी दरगाह इंडिया में उसके 30% भी पाकिस्तान में नहीं है दरगाह, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन इंडिया के लोग इंडिया में गाली देते हैं, तो ये इंडिया में सब अभी भी मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, और यही हमारी संस्कृति, हमने सबको अपनाया है, जो भी आता है हम अपनाते हैं। और इंडिया में जो आता है वो इंडिया को हो जाता है, चाहे कनिष्क हो, चाहे कोई भी हो, शक आए, सब आए, इतने सारे आए, लेकिन इंडिया में वो बन के रह गए। लेकिन ब्रिटिश आए उसके बाद थोड़ा इंडिया अलग हुआ, और मैं तो कहता हूँ ब्रिटिश ना आते तो शायद ये अभी तक मुस्लिम कंट्री बन चुका होता। तो ब्रिटिश आए तो देखा जाए तो उन्होंने भारत को फ़ायदा ही करा है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।